हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो हमारा डे 4 है हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का। आज भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं ये, या कुछ अधिगम अक्षमताएं हैं जिससे बच्चे जो होते हैं उनको अध्ययन करने में या अधिगम करने में कठिनाई होती है। उनमें से एक है डिसलेक्सिया। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से एक विशेषता ऐसी है जो डिसलेक्सिया की नहीं है। वो कौन सी है वो आपको पहचाननी है। ऑप्शन नंबर ए है, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं होती हैं। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय नहीं कर पाते। लिखने की जो गति होती है वो धीमी होती है, या शब्दों को याद करने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो डिसलेक्सिया जो है इसमें पढ़ने में भी दिक्कत आती है, कोई चीज़ याद करने में भी दिक्कत आती है, और जब हम चीज़ें सही से पढ़ नहीं पाएंगे तो लिख भी नहीं पाएंगे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल, आपने अगर तारे ज़मीं पर मूवी देखी है तो उसमें जो कैरेक्टर था ईशान का, उसको डिसलेक्सिया की बीमारी थी। वो जब पढ़ने की कोशिश करता था तो उसे शब्द जो है वो नाचते हुए नज़र आते थे, वो पढ़ नहीं पाता था, उल्टे सीधे नज़र आते थे। तो इसमें ये तीन इसकी विशेषता हो सकती है, ए, सी और डी, लेकिन ऑप्शन बी जो है इसकी विशेषता नहीं है। उल्टे या सीधे हाथ में बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं। ओके, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। क्लास में कोई एक वर्ग का बच्चा है या एक समुदाय का बच्चा है जिसको बार बार ये बताया जाता है कि तुम्हारे समुदाय में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, या इस तरीके से उसको डीमोटिवेट किया जाता है रूढ़िवादी विचार अपने बता के। तो एक शिक्षक के तौर पर तब आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आप क्या करेंगे, क्या स्टेप उठाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करें। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों के बीच प्रतियोगिता करवाएं। विद्यार्थी को पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह दें। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि आप उन्हीं अलग अलग जो सामाजिक वर्ग हैं उनमें से किसी एक रोल मॉडल का एग्जाम्पल दूसरे बच्चों के सामने देंगे कि नहीं, इस समाज से भी ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। आप उसको पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कह सकते, बिल्कुल भी एक शिक्षक के तौर पर ये उचित नहीं है। ना ही आप अगर प्रतियोगिता करवाएंगे तो वो भी फिर उनमें और ज़्यादा एक दूसरे के प्रति हीन भावनाएं आ जाएंगी। अगर इस मुद्दे पे आप प्रतियोगिता करवाएंगे तो ये इस मुद्दे को अनदेखा करना भी गलत होगा। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। अल्बर्ट बंडूरा ने एक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है या अवलोकन आधारित अधिगम के बारे में इन्होंने बात की है, तो इनमें से कौन सा उदाहरण उसका नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, यानी कि यहाँ पे तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सामने अगर टीचर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको देख रहे हैं। नंबर बी, क्रिकेट का उत्साह, यहाँ पर भी वो किसी चीज़ को देख के उत्साहित हो रहे हैं। नंबर सी, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदी। और नंबर डी, स्कूल की घंटी बजने पर बस्ता बंद करना। तो ये जो सामाजिक अधिगम है या अवलोकन आधारित अधिगम है, ये देखकर, सुनकर या समझकर होता है। ओके, स्कूल की घंटी बजने पर बस्ते बंद कर लेना, यहाँ पे अनुबंधन हो रहा है, ना कि सामाजिक अधिगम हो रहा है। यहाँ पे अनुबंधन है। यहाँ पावलोव का सिद्धांत अगर पूछा गया होता तो शायद हम ये आंसर टिक करते, क्योंकि वो अनुबंधित व्यवहार है बच्चों का कि घंटी बजी और उन्होंने बैग बंद कर लिया। ओके, तो यहाँ पर जो बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन डी। ओके, बाकी तीनों जो हैं, तीनों जो स्थितियाँ इन्होंने बताई हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं उनके अवलोकन आधारित अधिगम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की इकाई है क्रोमोसोम्स, निषेचित अंडा, जीन्स या युग्म।
तो इसका सही आंसर है जीन्स। जैसा कि हम जानते हैं, हम आम बोलचाल की भाषा में भी ये बोलते रहते हैं कि फादर के जीन बच्चे में जाते हैं, फिर मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इसको आनुवांशिकता की इकाई हम मानते हैं। जीन्स को हम आनुवांशिकता की इकाई मानते हैं क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। कहा जाता है, नहीं कहा जाता, अनिश्चित नहीं है या कभी कभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका आंसर होगा नंबर ए। परिपक्वता से जो परिवर्तन इंसान में होता है उसको आप अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि परिपक्व तो हर एक इंसान समय के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परिपक्व हो रहा है या मैच्योर हो रहा है तो उसका अधिगम भी हो रहा है। तो परिपक्वता से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।